आज के लेक्चर के अंदर जो हमने कंटेंट्स कवर करने हैं उसमें ना दिस पॉइंटर को हमने लास्टली डिस्कस किया था बिफोर मिड एग्ज़ाम। दोबारा से हम उसको एक तरह से रिकैप करते हैं और उसी का इस्तेमाल आज हम एक देखते हैं और लेटर ऑन भी इंशाल्लाह जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात करेंगे और वहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करेंगे तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो आज ही मैं इसका कुछ इस्तेमाल आपको दिखाता हूँ। इसी तरह से कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं उसका जिक्र करते हैं, ठीक है, उनकी ज़रूरत क्या है, इसका जिक्र किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्स्ट की वर्ड का इस्तेमाल जो पहले आपने सिंपल वेरिएबल के साथ देखा था, तो आज हम आपको दिखाएंगे मेंबर फंक्शन के साथ। ठीक है, और लेटर ऑन हम एट्रीब्यूट के साथ भी दिखाएं, क्लास के जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं उनके साथ भी दिखाएंगे, फिर कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बना के भी दिखाएंगे। तो मुख्तलिफ जगहों पे क्या इस्तेमाल है, क्या इंपॉर्टेंस है, सभी आपको बताई जाएगी। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम जस्ट कॉन्स्ट को डिस्कस करेंगे मेंबर फंक्शन के साथ। ठीक है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है और किन फंक्शन के साथ किन मेंबर फंक्शन को हमें जो है कॉन्स्ट बनाने की ज़रूरत है उसका जिक्र किया जाएगा। ठीक है, और एट द एंड फिर हम करेंगे बात, बेसिकली एक आइडिया है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो उस आइडिया को डिस्कस करने से पहले ना हम आज क्लास के अंदर सिंपल इतना ही करेंगे कि अभी तक हमने एक क्लास डिफाइन की है, उसी के अंदर ही हम डाटा मेंबर भी रखते हैं, वहीं हम मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। तो आज हम ये देखेंगे अगर हमें ज़रूरत है वो जो आइडिया मैंने अभी बताया है सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट करना है ना, तो हर सूरत ज़रूरी है कि आपके जो फंक्शन है ना उनकी डेफिनेशन, जो मेंबर फंक्शन है क्लास के, उनकी डेफिनेशन क्लास के बाहर लिखी जाए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हम जस्ट बाहर लिखेंगे और फिर अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम आपको मल्टी जो फाइलिंग है, मल्टी फाइल्स के अंदर आपने प्रोग्राम को मैनेज करना और उसके अंदर फिर कैसे आप सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन के आइडिया को इम्प्लीमेंट होता देखेंगे, वो इंशाल्लाह हम आपको अगली क्लास के अंदर बताएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर कुछ ज़्यादा कंटेंट्स नहीं है, थोड़े से कंटेंट्स हैं, लेकिन होप्स हो कि इंशाल्लाह इनको डिस्कस हम करेंगे तो आपको इन आइडियाज़ का आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिस पॉइंटर की, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। चलें सारे लोग अब ऐसा करें कि क्लास लिखें, स्टूडेंट की क्लास ही है। ठीक है, स्टूडेंट की ही क्लास है, उसके एट्रीब्यूट्स के डाटा मेंबर्स में मैं सबसे पहले नेम की बात करता हूँ और मैं कहता हूँ नेम जो है ना, हर सूरत ज़रूरी नहीं कि नेम के अंदर हमेशा डायनामिक मेमोरी लोकेशन ही आपने करवानी है, पॉइंटर टाइप का ही बनाना है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट्स, आपको जो रिक्वायरमेंट बताई जाए उसके मुताबिक आपने करना होता है। ठीक है, लेकिन अभी मैं जस्ट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि लेटर ऑन एक आइडिया जो अभी मैं बता रहा हूँ सेपरेशन ऑफ इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन, उसको मैं अब दिखाना भी चाहता हूँ और अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। तो अभी मैं जो क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो नेम का जो डाटा मेंबर है उसकी इम्प्लीमेंटेशन अभी मैं मैं अरे के साथ, स्टैटिक अरे के साथ, यानी कि जो स्टैक पे बनने वाली अरे है उसके साथ करना चाह रहा हूँ। लेटर ऑन मैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करूँगा, लेकिन अभी आप इसके साथ ही देखें कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये करैक्टर अरे है, इसके अंदर नाम रखें आप, सिंपल डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं करें, स्टैक पे बनने वाली अरे है। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास दो एट्रीब्यूट और हैं, एक मैं कह देता हूँ मेरे पास है रोल नंबर और तीसरा एक एट्रीब्यूट है जो कि क्या है। अब आपने सिंपल एक तो इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखना है सभी लोगों ने, दूसरा इसके सेटर फंक्शन को लिख दें बस, और चलें 4 फंक्शन कर लेते हैं। सेटर, कितने सेटर हो गए जी? चलें 3 सेटर आ गए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी लिख दें। ठीक है, कौन से वाला? डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट जिसके अंदर है। दूसरा आपने क्या लिख करना है, इसके नहीं अभी गेटर नहीं लिखने, सिर्फ सेटर लिखने आप। ठीक है, बस, और फंक्शन भी लिखते हैं। चले डिस्प्ले वाला फंक्शन, चले सारे लोग लिखें जल्दी जल्दी से। ये कोड हमारे लिए अब्दुल्ला ने लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट क्लास, उसके 3 सेटर फंक्शन लिख दिए इसमें और एक कंस्ट्रक्टर लिखा है और प्लस एक डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, तो ये क्लास कंप्लीट हो गई। अब हम इस क्लास की डेफिनेशन के बाद हम मेन के अंदर
इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स बना देते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट S1, ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, ठीक है। उसके बाद ऐसा करने से कौन सा फंक्शन, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट बना और ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही एक फंक्शन कॉल होता है जिसका नाम क्या है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। कौन से वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसने क्या किया, इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो रख दी। तो फॉर एग्जांपल ऐसा करने से ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना, तस्वीर कहाँ बनाई जाए, इस साइड पे बना लेते हैं। यहाँ ये ऑब्जेक्ट बना S1 के नाम से, उसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक नेम के नाम से अरे है, ठीक है, नेम ऑफ 0 से लेके अप टू नेम ऑफ 29 तक, और वहाँ अननोन कॉपी हो गया, ठीक है, यहाँ लिख दिया गया अननोन, ठीक है, और यकीनन वो कम कैरेक्टर के अंदर आएगा। उसके बाद रोल नंबर, ठीक है, हाँ जी, रोल नंबर के नाम से एट्रीब्यूट है तो उसके अंदर क्या आ गया जी, उसके अंदर 0 वैल्यू आ गई, यानी कि इस लाइन का इम्पैक्ट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, और तीसरा हमारा एट्रीब्यूट है, क्या नाम है, CGPA, और CGP की वैल्यू है 0.0। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज जो हैं इस कंस्ट्रक्टर ने इन एट्रीब्यूट्स के अंदर, इन डाटा मेंबर्स के अंदर रख दी, तो ये ऑब्जेक्ट बना। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, S1, ठीक है। इसके बाद हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट S2, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसको ना इनिशियलाइज करूँ, जो S1 स्टूडेंट है उसके जो भी डाटा मेंबर्स की वैल्यू उसके साथ, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, बड़े गौर से आपने प्लीज़ आप देखना है उसे। अच्छा, इससे पहले ना थोड़ा सा इस बात को तो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले ना थोड़ा सा हम रीकैप कर लें एक चीज़ को। फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे ना मेरी ये बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे कुछ हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर ये वैल्यू रखी, रोल नंबर है 2, CGP फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऐसे है, तो यकीनन उसके मुताबिक ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ऐसे ही है ना। अब ये इस कंस्ट्रक्टर के साथ जब वैल्यू, इस कंस्ट्रक्टर ने अब इन वैल्यू के साथ इस वाले ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, तो यहाँ अहमद आ जाएगा लिखा, रोल नंबर उसका क्या आ गया 2, और CGP उसकी आ गई 3.7 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ मैं लिखता हूँ स्टूडेंट S2, और ऐसे ही मैं उसका नाम भी लिख देता हूँ, उसका रोल नंबर ऐसे कुछ, और उसका CGP ऐसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा करने से एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है S2, और अगेन उसका यहाँ पे नाम आएगा पहले, और उसके बाद उसका रोल नंबर जो कि 3 है, CGP 4.0, ठीक है। तो ये उसके एट्रीब्यूट भी आ गए। ठीक है जी, बात क्लियर है। अच्छा, मैं यहाँ लिखता हूँ S1 डॉट डिस्प्ले, और उसके बाद लिखता हूँ S2 डॉट डिस्प्ले। जब मैं लिखता हूँ S1 डॉट डिस्प्ले, तो क्या डिस्प्ले होता है जी, S1 जो ऑब्जेक्ट है उसके जो डाटा मेंबर्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो हैं वो ये डिस्प्ले फंक्शन जो है ना वो डिस्प्ले कर देता है। जब मैं S2 लिखता हूँ तो S2 के डाटा मेंबर्स के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो है डिस्प्ले वाला फंक्शन डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। एक बात तो ये ऐसे ही बड़ा ना। अच्छा, अब हमने कहा कि लास्ट क्लास के अंदर, अब जो लास्ट क्लास के अंदर हमने बातें की, मैं उसके साथ जोड़ने लगा इस बात को। हमने कहा कि जब आप नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हर सूरत जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके जो डाटा मेंबर्स होते हैं ना, उनके लिए मेमोरी के अंदर नई स्पेस एलोकेट होती है।
लेकिन हर दफ़ा जब नया एक ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं तो जो मेंबर फंक्शंस हैं उनके लिए नई स्पेस एलोकेट नहीं होती। यानी कि फर्स्ट टाइम एक ऑब्जेक्ट जब बना, हाँ उसके जो डाटा मेंबर्स हैं और उसके जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको जगह मिलेगी। डाटा मेंबर को जैसे इस वाले केस के अंदर स्टैक पे है, और इसी तरह से जो मेंबर फंक्शन है यकीनन हमारे प्रोग्राम का जो कोड पार्ट है उसके अंदर उसे जगह मिलेगी। ठीक है ना। लेकिन जब अब मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, क्या अब भी डाटा मेंबर के साथ मेंबर फंक्शन को जगह मिलेगी? नो। मेंबर फंक्शन जो है उन्हें सिर्फ एक दफा जो है मेमोरी के अंदर जगह मिलती है, हर दफा नया ऑब्जेक्ट बनाने पे नहीं मिलती। ठीक है, ये बात हमने लास्टली की थी। अब हमने कहा अंडर द हुड, अब कंपाइलर फिर कैसे क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट करता है कि मैं s1 डॉट डिस्प्ले कहता हूं तो डिस्प्ले वाला फंक्शन इस काबिल होता है कि s1 स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स को या डाटा मेंबर को वैल्यूज को डिस्प्ले करता है, और दूसरी सूरत में जब मैं s2 डॉट डिस्प्ले लिखता हूं तो s2 के जो डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू डिस्प्ले होती है। तो अंडर द हुड क्या होता है जी, किस वजह से होता है? शाबाश, दिस पॉइंटर ऑटोमेटिकली। आपने ये स्टेटमेंट लिखी ना, हर मेंबर फंक्शन, हर जो मेंबर फंक्शन, हर कॉल जो आप लिखते हैं किसी भी मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए, अंडर द हुड कंपाइलर क्या करता है? इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं करता, इसको ट्रांसलेट कर देता है। कैसे बना देता है? इसको मॉडिफाई कर देता है। कैसे करके? कि ये आपने कोई आर्गुमेंट नहीं ना पास किया तो इसके साथ एक आर्गुमेंट पास कर दिया हर मेंबर के लिए। देखिए इस इवन इस वाली स्टेटमेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ था। कंस्ट्रक्टर भी एक ही लिखा गया है, कंस्ट्रक्टर की भी मल्टीपल कॉपी नहीं बनती। तो यहां आपने लिखे हैं कितने आर्गुमेंट पास किए हैं? एक पास की, सॉरी कितने पास किए हैं? 3। कंपाइलर कितने पास करेगा, कितने बनाएगा इसके करस्पॉन्डिंग? 4। यानी कि खुद से यहां पे क्या लगाएगा? कामा लिखेगा, एम्परसेंड और क्या? S1। ठीक है। और रिसीविंग, ये फंक्शन कॉल की तरह का काम है, और रिसीविंग साइड पे यानी कि इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वहां पे क्या करेगा? एक नया यकीनन पैरामीटर जो आर्गुमेंट एक जो है वो ऐड कर देगा। वो क्या है? कामा। देखें जरा कैसे करके, दिस कॉन्स्ट, दिस इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। जब तक इसकी जिंदगी है ये जो जिसका एड्रेस ये कंटेन कर रहा है सिर्फ उसी को पॉइंट करेगा, दिस किसी और को पॉइंट नहीं करेगा। ठीक है। तो यहां क्या आ जाना है? पूरी डेफिनेशन क्या हुई? यानी कि यहां पे हेडर के अंदर क्या ऐड होना है? कामा, दिस इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू स्टूडेंट। शाबाश। ठीक है। और अंडर द हुड, अच्छा एक चीज ये, और बाकी हर उस जगह पे जहां आपने सिंपल डाटा मेंबर की बात की है वहां क्या कर देगा? वहां पे डेफिनेशन क्या चेंज हो जाएंगी? ये ऐसे नहीं लिखी होगी बल्कि ये कैसे लिखी होगी? strcpy। आपने सिर्फ नेम लिखा ना तो वो ये लिखेगा बेसिकली, दिस एरो नेम कामा एन। और अगली स्टेटमेंट क्या है? ये क्या असल में होगी? रोल नंबर, सॉरी दिस, क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट है और अगर वो पॉइंट करता है किसी ऑब्जेक्ट को तो उस पॉइंटर, वो पॉइंटर यूज करते हुए आप उसके डाटा मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं ये लास्ट क्लास के अंदर बताया था। आप क्या यूज करें? एरो ऑपरेटर को यूज करें। ठीक है। तो एरो ऑपरेटर, क्योंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर है, दिस इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू स्टूडेंट। ये स्टूडेंट लिखा है मैंने, ठीक है, दिस यहां पे स्टूडेंट लिखा है। तो पॉइंटर है तो इस वजह से हम एरो डाल रहे हैं। एरो इज इक्वल टू क्या लिखना है जी? रोल नंबर इज इक्वल टू आर, और आगे क्या है? दिस एरो CGPA इज इक्वल टू जी। चेक्स मैंने लिखा है, होप सो कि आप तो वैलिड डाटा ही हमने मेक श्योर करना है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है वैलिड हो, तो वैलिड डाटा ही इसके अंदर इनपुट जाए। ठीक है, ये बात समझ आई है? तो ये अंडर द हुड कंपाइलर ऐसा करता है। तो ऐसा करने से बेसिकली क्या होता है? देखिए आप जरा, मैं फर्स्ट टाइम ये इसको कॉल करता हूं
ये कंपाइलर ने इसे ट्रांसलेट ऐसे किया, कंपाइल ऐसे करके किया। इसी तरह से इसकी फंक्शन कॉल के अंदर जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे होगा, पहले केस के अंदर इस तरह से, दूसरे केस के अंदर क्या होगा, दूसरे केस के अंदर क्या होगा, %s2। हर फंक्शन कॉल ट्रांसलेट हो जाएगी कैसे कि उसके अंदर एडिशनल, जी अब हम ये कर रहे हैं कि जब मैं दूसरा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको कंपाइलर इस तरह से इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग जिसके अंदर हमने %s नहीं लिखा था वो कंपाइलर खुद लिख देगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। लेकिन अब ये कॉल हुआ ना, जब इस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो उसने यहां फॉर एग्जांपल पहला ऑब्जेक्ट है, जरा देखें, पहला ऑब्जेक्ट है ये मेमोरी के अंदर बना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं इसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है ना, इसका स्टार्टिंग एड्रेस है फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूं वो है 4000। S1 का एड्रेस क्या है, उसकी पहली बाइट का एड्रेस क्या है 4000। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं उसकी जो पहली बाइट है ना उसका स्टार्टिंग एड्रेस है 5000 फॉर इंस्टेंस। तो ये कॉल करेंगे तो यहां पे बेसिकली क्या कॉपी हुआ, यहां पे बेसिकली क्या है 4000। अब 4000 असाइन होगा किसके, जब फंक्शन कॉल होती है तो दिस इनिशियलाइजेशन जस्ट लाइक, ठीक है। तो ये 4000 किसके अंदर आया, दिस पॉइंटर के अंदर आया, ठीक है। तो यहां पे आगे वैल्यू क्या 4000, ठीक है। और इसी तरह से जब हम ये इसको एक्सेस कर रहे हैं, देखें ऑटोमेटिकली कंपाइलर ने क्या लिखा है दिस, उसने कहा है 4000 जगह पे 4000 बाइट पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका जो नेम है उसके अंदर ये वाली डाटा कॉपी कर दो। दिस यहां पे क्या है, इसकी बॉडी के अंदर जिसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी है 4000 पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका जो रोल नंबर एट्रीब्यूट है उसके अंदर ये वैल्यू रख दो, ठीक है। जो भी पास हुई है वो क्या पास हुई है, वो है 3.7। और इसी तरह से तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि वो जो जी की वैल्यू है जो पास हुई है वो क्या है 3.7, वो रख दो किसके अंदर 4000 पे लोकेशन पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है उसका सीजीपी क्या कर दो 3.7 कर दो, ठीक है। ऐसा करने से ये हो गया। अब जब दूसरी कॉल हुई, देखें जरा, दूसरी कॉल हुई, दूसरा जब ऑब्जेक्ट बना, कोई नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं हुआ, कोई नया कंस्ट्रक्टर बॉडी के अंदर मेमोरी के अंदर जो है उसके लिए जगह नहीं मिली, वही कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन वही रहा है। लेकिन अब जरा देखें कंपाइलर ने क्या कर दिया, यहां पे क्या पास कर दिया, यहां एड्रेस किसका, इस नए ऑब्जेक्ट का, तो वो क्या बना, वो क्या है, वो है 5000। तो 5000 अब यही फंक्शन कॉल होगा, यही मेंबर फंक्शन, कोड एग्जैक्ट सेम, कोई चीज चेंज नहीं हो रही, ठीक है, ठीक है। अब ये 4000 की बजाय किस वैल्यू के साथ कॉल हो रहा है 5000 के साथ। तो अब ये जो वैल्यू चेंज हो रही हैं, ये जो एट्रीब्यूट एक्सेस हो रहे हैं आपको इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, वो 4000 वाले ऑब्जेक्ट के नहीं हो रहे बल्कि किसके हो रहे हैं 5000, ठीक है। तो दिस का ये फायदा है, दिस की वजह से बेसिकली क्या हुआ, कंपाइलर इस काबिल हुआ कि ज्यादा बजाय कि हर ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पे नई मेंबर फंक्शन क्रिएट किया जाए, उसने कहा जी हम मेमोरी बचाते हैं और हाँ मैं आपके लिए खुद ही दिस जो पॉइंटर है ना उसको आपके लिए इंप्लीमेंट कर देता हूं। वो कैसे करके इंप्लीमेंट किया है वो मैंने आपको फंक्शन कॉल के साथ और फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके हेडर के अंदर आपको दिखा दिया, ठीक है। इसी तरह से चलें, ये बात यहां तक समझ आ रही है, ठीक है, इसमें कोई सवाल। इसी तरह से हम शाबाश मुझे बताएं, अब ये है एस डिस्प्ले वाला फंक्शन, ये भी मेंबर फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम S1 के लिए भी कॉल कर रहे हैं, S2 के लिए भी कॉल कर रहे हैं। अगेन दोबारा से एक ही कॉपी बनेगी, इस मेंबर फंक्शन की एक ही कॉपी बनेगी। अब ये दो ऑब्जेक्ट पे कैसे एक्ट करेगा, जी कैसे एक्ट करेगा, जी शाबाश, कैसे मॉडिफाई करेगा कंपाइलर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, आप हमने तो ऐसे लिखा है ना, हमने तो ऐसे लिखा है इसे, कंपाइलर इसको अपडेट कर देगा इस वाली फंक्शन कॉल को ऐसे करके S1 डॉट डिस्प्ले, जैसे ऊपर मैंने दिखाया आपको, डिस्प्ले यहां पास करेगा %S1। दूसरे केस के अंदर S2 डॉट डिस्प्ले %S2। और इसके हेडर के अंदर क्या चेंज है जी, यहां पे बजाय के खाली एम्प्टी हो, एम्प्टी इसकी पैरामीटर हो, वो खुद से एक आर्गुमेंट इसे पास कर देगा। वो क्या है बेसिकली दिस
which is this is a constant pointer that point to a, और यहां पे आई होप का आइडिया हो गया कि यहां दिस एरो और एट्रीब्यूट को सर्च कर, ठीक है जी। कोई बात समझ आ, कोई सवाल इस हवाले से, ठीक है, कोई क्वेश्चन करें जी। चले जी, ये इस्तेमाल हमने आप जी जी बिल्कुल ऐसे ही, ये मैंने बाकी सारे नामों को ये प्लेस कर देगा क्या, दिस एरो, यहां पे नेम, ठीक है। तो अब पहली दफा जब हमने कॉल किया तो 4000 लोकेशन में पड़े हुए ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट डिस्प्ले हुए। जब हमने दूसरी दफा कॉल किया तो 5000 पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट के जो मेंबर डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यू डिस्प्ले की, किसने, इस डिस्प्ले फंक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर है, कोई सवाल इस हवाले से, आगे चले। तो ये पहला इस्तेमाल दिस का है जिसकी वजह से ये फायदा हो रहा है। क्या फायदा हो रहा है कि हर दफा नए ऑब्जेक्ट बनने पे जी नए मेंबर फंक्शन नहीं क्रिएट होते, बस मेंबर फंक्शन की कॉपी एक ही दफा बनती है। ठीक है जी। अब जरा मैं इसका दूसरे इस्तेमाल की बात करने लगा हूँ। आज ही क्लास के अंदर बेसिकली ये पिछले क्लास की बात ही आज के लेक्चर के हवाले से अब मैं बात करने लगा हूँ। वो क्या है, अगेन दिस के इस्तेमाल के हवाले से। देखिए जी, हम ये चाहते हैं मैंने दो ऑब्जेक्ट बना लिए और पता चला कि जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया ना उसका रोल नंबर ठीक नहीं है और उसकी सीजीबी गलत एंटर की गई है, तो उसे क्या करने की जरूरत है, उसे अपडेट करने की जरूरत है। ऐसे ही तो अपडेट हम किसके साथ करेंगे, अगेन कोई सेटर फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अगेन मैं अब करने लगा हूं क्या, जरा गौर से देखिएगा, और मैं आपको कह देता हूं कि आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है जस्ट, और एक स्टेटमेंट लिख के आपने दोनों जो सीजीपी है इनके दो फंक्शन को कॉल करना है। एक स्टेटमेंट लिखना मतलब एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो फंक्शन को कॉल करना है। एक का नाम है सेट सीजीपी और एक है सेट रोल नंबर, ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दे, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट जब अपडेट होने के बाद वो ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करा दे। मुश्किल बात कर दी मैंने, जरा लंबी बात कर दी, ठीक है। पहली बात समझ आ रही है। पहली बात ये है कि हमें ये जो रोल नंबर है ना ये 5 था, अहमद का रोल नंबर 5 था, सीजीबी उसकी जो थी 3.8 थी, तो हमने गलत एंटर की है। तो हम इसे कैसे अपडेट करेंगे, सेटर के थ्रू, ठीक है। पहली बात तो ये की है। और मैं कहता हूं अगली बात ये है कि हम चाह रहे हैं हम जो क्लास लिखे ना इस तरह से करके, बीइंग अ प्रोग्रामर आपने इस बात को प्लीज हमेशा ज़हन में रखना है, इस बात को हमेशा ज़हन में, जो भी मैं बताने लगा दो तरह से प्रोग्राम को आपने देखना है। एक क्लास के डिजाइनर के पर्सपेक्टिव में, और दूसरा आपने देखना है कि यूजर के पर्सपेक्टिव में। जो मेन है जो यूज करने वाला है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, और ये प्रोग्रामर असल बनाने वाला और ये समझे मेन के अंदर यूज करने वाला। तो जो बनाने वाला है ना उसने यूजर को हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, मैक्सिमम फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है। आपकी क्लास के अंदर मैक्सिमम फंक्शनैलिटी हो, को जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहे उस तरह के उस क्लास के अंदर फंक्शंस हों। हाल तो अभी हम अपनी क्लासेस के अंदर आपको एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही समझे, एक ऐसी डिस्क्रिप्शन दी गई है जिसके अंदर आपको कहा गया है कि आपने यूजर को मैक्सिमम फैसिलिटेट करना है, ऐसे फंक्शन लिखने हैं, जैसे मैं भी बता रहा हूं एक लाइन के अंदर आप मल्टीपल फंक्शन कॉल लिख सकें और वो ऑब्जेक्ट रिटर्न हो आफ्टर अपडेशन। ये मैं बात क्या कह रहा हूं, अब मैं उसको बताने लगूं, और यहां पे आपको दिस का दूसरा इस्तेमाल होता नजर आएगा, ठीक है। दिस का दूसरा इस्तेमाल क्या है, अब जरा उसको सुन लें। मैं दोबारा से सेंटेक्स पे आता हूं। ये जो जितनी बात कही है मैंने, शायद अभी आपको मुश्किल लग रही हो लेकिन अभी आसान हो जाती है। दूसरा इस्तेमाल दिस का क्या है, पहला इस्तेमाल समझ आ गया दिस का। दूसरा इस्तेमाल क्या है कि हम अगर ये चाहें कि मैं फंक्शन को एक कॉल करूं, मैं लिखा है यहां पे s1 डॉट डिस्प्ले फॉर एग्जांपल, या s1 डॉट फॉर एग्जांपल s1 डॉट
सेट रोल नंबर, मैं इस फंक्शन को कॉल करूं क्या, किस रोल नंबर से, इस वाले। तो इस जगह पे एक तो ये फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर S1 ऑब्जेक्ट जो है इसका रोल नंबर अपडेट कर दे। अपडेट करने के बाद मैं चाहता हूं इस जगह पे ना ये ऑब्जेक्ट रिटर्न भी हो। वो रिटर्न क्यों हो कि मैं चाह रहा हूं इसी लाइन के अंदर मैं ये स्टेटमेंट लिख सकूं, क्या लिख सकूं, डॉट, यहां मेरे पास एक ऑब्जेक्ट ही आ जाए, यानी कि समझ इसकी जगह में मुझे S1 ही आ जाए, S1 ही आ जाए। ठीक है, तो मैं लिख सकूं क्या, सेट CGPA केस्केडिंग। मैं ये केस्केडिंग कहते हैं, केस्केड एक स्टेटमेंट के अंदर मल्टीपल फंक्शंस कॉल, पहले ये की है फिर ये लेफ्ट टू राइट ये होती है ना, सही अंदाजा है ऐसा कुछ, यानी कि ये वाला ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट मूव ऑपरेट होगा कि डॉट ऑपरेटर के जो भी ऑब्जेक्ट लगाया, जो भी फंक्शन है पहले इसके साथ कॉल होगा, फिर उसके बाद अगर ये स्टूडेंट रिटर्न करता है फिर आप दूसरा ऑब्जेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। यहां पे आ गया S1 डॉट CGPA, फॉर एग्जांपल हमने कहा उसकी CGPA 3.8, ऐसा कुछ मैं करना चाह रहा हूं। तो मैं कहता हूं अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट आप क्या करें, अपनी क्लास को अपडेट कर दें। ठीक है, अपडेट क्या कर दें कि वो अपडेट के क्या अपडेशन क्या नजर आ रही है आपको, कि वो रिटर्न ऑब्जेक्ट करे, कौन से वाला, कॉलिंग ऑब्जेक्ट। क्या किसी फंक्शन के अंदर कॉलिंग ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, किसके अंदर पड़ा होता है, शाबाश, दिस के अंदर, दिस पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस पड़ा होता है, दिस पॉइंटर के अंदर उसका एड्रेस पड़ा होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़े गौर से आपने इस बात को देखा। ठीक है, तो शाबाश, करेंगे अपडेट इसे। अभी मैं इसको केस्केडिंग के साथ ही जोड़ता, लेकिन मैं अभी ऐसे ही कहता हूं कि जस्ट ना मैं चाहता हूं ऐसा हो, जरा आसान कर लेते हैं बात को, मैं चाहता हूं ऐसा कुछ हो, ये मैं मिटा दूं यहां से थोड़ा सा आगे जगह, मैं चाहता हूं ये हो जी, ऐसे देखें जरा, मैं कहता हूं स्टूडेंट, चलें एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं S3, उसके अंदर क्या आ जाए, S2 डॉट सेट रोल नंबर, और आसान कर लेते हैं जी, यहां वैल्यू क्या हो जाए इसकी 3 रोल नंबर, सॉरी रोल नंबर की वैल्यू हो जाए फॉर एग्जांपल 5। चलें पहले आसान बात कर लेते हैं जी, करेंगे इससे अपडेट, नाम मैं जल्दी जल्दी बोल जो भूल ना जाऊं। अब ब्रीजा, अच्छा जी, ये हमारे लिए ब्रीजा ने कोड लिखा है, इसको अपडेट किया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये अपनी बॉडी के अंदर जो ऑब्जेक्ट है जिसके फंक्शन को कॉल किया गया है वही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है अपनी बॉडी का। देख लेते हैं ये सही है कि नहीं, यानी कि हम चाह रहे थे मेन के अंदर कि ये मैं फंक्शन, ये मैं स्टेटमेंट लिखूं, क्या मैंने किया यहां पे S1 डॉट सेट रोल नंबर, ये मैंने S1 के सेट रोल नंबर को कॉल किया है, मैंने कहा है क्या करो तुम अपना रोल नंबर ये वाला सेट कर लो, चूंकि गलत था पहले तो अब ये सही कर। तो वो फंक्शन क्या कर रहा है अपनी बॉडी के अंदर बकायदा चेक करेगा, वो हम नहीं अभी चेक वाला कोड नहीं लिखा, वो अपनी बॉडी के अंदर बकायदा चेक करेगा ये वैलिड रोल नंबर है कि नहीं, उसके बाद वैलिडिटी चेक करने के बाद वो अपने एट्रीब्यूट्स को अपडेट कर दे। और उसके बाद देखें क्या स्टेटमेंट है, हाँ जी क्या स्टेटमेंट लिखी गई है, रिटर्न कॉलिंग ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। जरा देखिएगा ये क्या है, दिस व्हाट इज दिस, दिस एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर कांस्टेंट है, बेसिकली कांस्टेंट पॉइंटर है। ठीक है, बड़ी तवज्जो से इस बात को प्लीज, पॉइंटर है, इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंटर है। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, दोबारा से इस बात को, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन है, वो एक इंटीजर रिटर्न करता है, इसका क्या मतलब है, उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा। मैं कहता हूं वो कोई फॉर एग्जांपल फंक्शन है, उसे मैं कहता हूं कि तुमने सम फाइंड करना है, उसके बाद सम की वैल्यू रिटर्न करनी है, तो आप क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, रिटर्न, वो जो सम वेरिएबल के अंदर वैल्यू आई है उसे रिटर्न करवा देना, रिटर्न सम स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसका क्या मतलब होता है, सम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू रिटर्न हो जाए। ये आपने किया किसके साथ, प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ आपने ये किया हुआ है।
अब हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप यानी क्लासेस के साथ करना चाह रहे हैं क्या, कि अब हम चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना। ऑब्जेक्ट को रिटर्न करने से क्या मुराद, ऑब्जेक्ट की वैल्यू रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स रिटर्न करना, ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न नहीं करना चाह रहे। ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब है, हम एड्रेस रिटर्न करेंगे, हम एड्रेस रिटर्न नहीं करना चाह रहे, बल्कि क्या करना चाह रहे हैं, इस एड्रेस पे पड़े हुए कंटेंट्स। अब देखें जरा, मैं आपको कहूं ये दिस किसको पॉइंट कर रहा है, किसको किसको पॉइंट कर रहा है जी, किसको, ये वाला जो S1 हमारा ऑब्जेक्ट है इसको, दिस इसको पॉइंट कर रहा है। या दूसरे लफ्जों में ये कहूं, ये जो ऑब्जेक्ट S1 है ना, इसका दूसरा नाम पता क्या है, दिस स्टैटिक। शाबाश, जो पहले हमने देखते रहे हैं, यानी कि S1 का एड्रेस इसके अंदर आ गया, S1 का एड्रेस किसके अंदर आ गया, ये सेट रोल नंबर फंक्शन के अंदर, ठीक है ना, इसको अपडेट की करके जैसे हमने देख लिया है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है। यानी कि यहां पे ये रोल, ये असल में क्या है फंक्शन, इसी अपडेटेड जो कंपाइलर लिखे है वो क्या है, स्टूडेंट ठीक है। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये स्टेटमेंट चलेगी, तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे ही समझे, स्टूडेंट ये स्टेटमेंट चली, ऐसा करने से क्या हुआ, इसके अंदर क्या कंटेंट्स आ गए, यानी कि दिस के नाम से अगर मैं ऊपर करके दिखाऊं तो ऐसे एक समझे डब्बा बना, जिसके अंदर, जिसका नाम क्या है दिस, उसके अंदर एड्रेस क्या आ गया 4000। जैसे ये आया, इसका मतलब क्या है, अब जिसका एड्रेस इसके अंदर आया है, इस ऑब्जेक्ट एड्रेस आया ना, अब उसका दूसरा नाम क्या है, दिस स्टैटिक, ऑटोमेटिकली हो गया। सही है। जो अभी तक पहले हमने आम सिंपल डाटा, प्रिमिटिव डाटा वेरिएबल के साथ हमने पॉइंटर वेरिएबल को देखा या कांस्टेंट पॉइंटर को देखा, ऐसे ही था ना, कि जिसका एड्रेस आ जाता है, अब उस लोकेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ डी रेफरेंस ऑपरेटर, दिस स्टैटिक। अब यानी कि इस डब्बे को दो तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं, दिस के थ्रू भी और दिस स्टैटिक के साथ उसकी वैल्यू को, और इसी तरह से S1 के साथ, ठीक है। मैं लिखूं दिस स्टैटिक, देखें जरा, मैं ऐसे करके लिखता रहा हूं ना, दिस, देखें जरा, दिस स्टैटिक डॉट रोल नंबर, दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, ऐसा करने से भी वो रोल नंबर एक्सेस हो जाएगा। मैं लिखूं, देखें जरा, S1 डॉट रोल नंबर, ऐसा करने से भी ऑब्जेक्ट एक्सेस हो जाएगा। चूंकि ये पॉइंटर वेरिएबल है, इस वजह से इसका, इस वाले सेंटेंस को हमने ऐसे करके भी देखा, दिस एरो रोल नंबर। ये समझ आ रही बात। आल्दो मेन के अंदर तो हम ऐसा नहीं कर सकते, मेन के अंदर तो हम ऐसा नहीं कर सकेंगे ना, ये प्राइवेट है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर, किसी भी फंक्शन की बॉडी के अंदर हम उसके एट्रीब्यूट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अब जरा दोबारा से अब हम इसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं। तो यानी कि इसकी डेफिनेशन के अंदर एक तो हेडर ऐसे करके मॉडिफाई हुआ, और उसके बाद क्या है, यहां पे क्या रिटर्न करना है हमने, मैंने S1 को एज ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाह रहा हूं। जैसे मैं इंटीजर की पूरी वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, डबल की वैल्यू को रिटर्न कर रहा था, अब मैंने यहां मेरा जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट है किसी क्लास, उसकी क्लास कौन सी है, उसकी टाइप कौन सी है, जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, स्टूडेंट है, तो उसे मैं रिटर्न करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इस वजह से इसकी रिटर्न टाइप हमें इंटीजर की जगह पे, जैसे जनरली हम प्रिमिटिव डाटा टाइप रखते हैं, तो यहां पे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप उसे रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। तो और यहां पे करवाना भी कौन सा चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको रिटर्न करो। तो यहां पे क्या लिखा, दिस स्टैटिक, ठीक है, क्योंकि S1 तो नहीं, हम यहां पे इसके अंदर S1 नहीं नजर आ रहा, S1 का नाम से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन S1 का दूसरा नाम हमें यहां पे जरूर नजर आ रहा है, वो क्या है, दिस स्टैटिक। उसे मैं रिटर्न करूंगा तो पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा जी। S1 तो नजर ही नहीं आ रहा, S1 इज नथिंग, S1 तो नहीं, एक्सेसिबल ही नहीं है इसके अंदर। S1 इज ओनली एक्सेसिबल विद इन दैट मेन फंक्शन, उसका स्कोप बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप के साथ था ना, जिस फंक्शन के अंदर आप लिखते हैं वही रहता है जी। अली
अच्छा अभी हम करने लगे जी, ये बात समझ आई है? ठीक है, तो ऐसा करने से हमने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया, ऐसा करने से देखें यहाँ पे क्या आया, इस जगह पे क्या आ गया, देखें जरा इस जगह पे क्या आ गया, रिटर्न क्या हुआ, यानी इसकी बॉडी ने क्या कर दिया, इसका रोल नंबर करेक्ट कर दिया। किसका किया जी हमने, S1 का, इसका रोल नंबर क्या हो गया 5। और उसके बाद हम कहते हैं हाँ एक नया ऑब्जेक्ट बने, उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स ये वाले आ जाए। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये काम कर रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसकी डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ में एक चीज हमने सीख ली है, क्या दिस के थ्रू हम कॉलिंग ऑब्जेक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा फायदा हुआ। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अब मैं वो करने लगा। देखें जी, जैसे मैं ये चाह रहा हूं कि मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट को इसके डिफरेंट जो एट्रीब्यूट है उन्हें मैं सेट कर, तो मैं वो लिख सकता हूं। वो कैसे करके जरा देखें, मैं लिखूं S1, मुझे पता है इस जगह पे क्या रिटर्न होता है जी, क्या रिटर्न हुआ अभी, पूरा ऑब्जेक्ट, क्या मतलब S1। तो इसका मतलब इसके साथ आप डॉट, मल्टीपल डॉट स्टेटमेंट के साथ फंक्शंस कॉल को जोड़ सकते हैं। कैसे मतलब, क्या मतलब, इसका मतलब यहां मैं लिख सकता हूं S सेट CGPA, फॉर एग्जाम्पल उसकी CGPA पहले गलत थी, अब आप करेक्ट कर दें। ठीक है, अब क्या होगा, पहली कॉल यही होगी, इस जगह से क्या होगा, उसका रोल नंबर अपडेट हो जाएगा। इस जगह पे क्या रिटर्न होगा, बिकॉज ऑफ दिस पॉइंटर, दिस स्टैरिक, यहाँ पे S1 जो है वो समझे PS हो गया, ठीक है, रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, S1 ही। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, S1। ये बात समझ आ रही है, यानी कि रिटर्न की ना, वैल्यू रिटर्न किया आपने, तो समझे जस्ट मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, तो अब उसी ऑब्जेक्ट को डॉट आप क्या कर रहे हैं, सेट CGPA। अब इसका मतलब सेट CGPA कहाँ फंक्शन लिखा है जी ये वाला। और अगेन उसको भी हम चाह रहे हैं कि रिटर्न करवाएं और वो असाइन करवाएं, तो रिटर्न टाइप उसकी भी क्या कर दें, उसकी रिटर्न टाइप भी क्या कर दें स्टूडेंट, और रिटर्न क्या करवा दें यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स फाइन, हम देखें, यानी कि अब इस क्लास के डिजाइनर ने यूजर को बड़ी तरह से फैसिलिटेट कर दिया है कि आप जब सेटर को कॉल करें तो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, और अगर आप उसे असाइन करवाना चाहें या कैस्केडिंग के अंदर इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आल्दो अभी कोई बहुत ज्यादा नेचुरल नहीं लग रहा आपको ये फंक्शन ना, लेकिन इंशाल्लाह जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो वहां मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट वो तो बड़ी सारी नेचुरल लग रही हो। ठीक है, तो ये जनाब दिस का दूसरा इस्तेमाल है। क्या इस्तेमाल हुआ बताया मैंने आपको, कि हम कोई भी कॉलिंग ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा सकते। ठीक है, कोई सवाल, कोई सवाल जी अली, ठीक है, चलें जी, ये बात हमने कर ली है दिस के हवाले से। होप्स हो कि दिस पॉइंटर आपको जरूर क्लियर हुआ होगा। चले, दिस ने अभी 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 और इस्तेमाल होना है, और अभी हम करने भी लगे हैं। चलिए, जब हम बात करने लगे हैं कांस्टेंट मेंबर फंक्शन की, ठीक है, इस क्लास के अंदर एट्रीब्यूट को राइट करने वाले फंक्शन कौन कौन से हैं? डाटा मेंबर को राइट करने वाले फंक्शन कौन कौन से हैं? सेटर्स और कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी वैल्यू चेंज कर रहा है, राइट कर रहा है, और सेटर भी कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द डिस्प्ले फंक्शन? डिस्प्ले फंक्शन इज अ रीड ऑन, ये सिर्फ एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डाटा मेंबर से वैल्यू पढ़ रहा है। सही है, इस बात को ध्यान में रखना है आप। मैं एक फंक्शन लिखता हूं, मैं कहता हूं, बल्कि आप लिखें, वो फंक्शन है उसका नाम है क्लास का फंक्शन है, क्लास का मेंबर फंक्शन है, उसका नाम है इज रोल नंबर। ठीक है जी, उसका नाम क्या है, इज रोल नंबर के नाम से फंक्शन है, और रिटर्न क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स। इज रोल नंबर, मैं यानी कि उससे पूछूं, जैसे मैं किसी ऑब्जेक्ट से पूछूं, मैं जैसे कहूं क्या आपका रोल नंबर 5 है, जैसे मैं अब्दुल्ला को पूछूं
अब्दुल्ला क्या आपका रोल नंबर 5 है? तो ये आंसर क्या करेगा? यस या नो ना, हाँ या ना के अंदर रिप्लाई करेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही हम प्रोग्रामिंग के देखें, ये कितना नेचुरल मैप है। जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर भी हम ऑब्जेक्ट को ऐसे ही डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम सवाल कर रहे हैं उससे, क्या मैं इस फंक्शन इस क्लास का जब एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, उसके इस मेंबर फंक्शन को मैं कॉल करूंगा मेन के अंदर से। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, देखिएगा यहाँ मैं लिखूं, नजर आ रहा है सभी को? यहाँ लिखता कोई मसला तो नहीं है? ये मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, S1 डॉट इज रोल नंबर। मैं इसे कॉल करूं, मैं इसे वैल्यू दूं फॉर एग्जांपल 5। तो क्या मैं उसे क्या कह रहा हूं, क्या S1 क्या तुम्हारा रोल नंबर 5 है? तो वो क्या करेगा फंक्शन, अपनी बॉडी के अंदर जाके क्या करेगा, चेक करेगा कि जो रोल नंबर मुझे पास हो रहा है, ठीक है, जो रोल नंबर मुझे पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, आर, क्या वो आर, ठीक है, वो स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, क्या ये रोल नंबर जो मेरा जो डाटा मेंबर उनके अंदर सेव है, क्या वो वही है? अगर वही है रिटर्न करेगा क्या, ट्रू, एल्स। मैं सारा कुछ ही बता दिया, लेकिन आप लिखें शाबाश। अच्छा जी, अब्दुल मनान ने हमारे लिए ये फंक्शन लिख दिया है। उसके अंदर बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा मैं इसे मेन को पीछे लिख देते हैं इन शॉर्ट। चलें दोबारा से स्टेटमेंट क्या लिखी गई, इफ रोल नंबर इज इक्वल टू आर, तो रिटर्न क्या हो, एल्स ठीक है जी। ये स्टेटमेंट लिखी है और मेन के अंदर हम इसे, ये मेरी क्लास है बेसिकली, और मेन के अंदर हम स्टूडेंट S1 फॉर एग्जांपल हमने बनाया। ठीक है, और यहां हमने इस फंक्शन को कॉल किया किस स्टेटमेंट के साथ, S1 डॉट इज रोल नंबर, और इसे रोल नंबर हमने पास किया फॉर एग्जांपल 6 फॉर इंस्टेंस। और ये फंक्शन जो है इसे मैंने कॉल किया, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब है मैं किसी कंडीशन के अंदर इसे लगा सकता हूँ, इस फंक्शन को इस्तेमाल, यानी कि इसको मैं मेन के अंदर इफ स्टेटमेंट भी डाल दूँ ऐसे करके ना, कि अगर ट्रू रिटर्न हो तो मैं सी आउट कर दूँ, ये क्या आउटपुट कर आए, यस, ठीक है, और एल्स सी आउट नो। सही है जी। अब देखें इस फंक्शन को इस वैल्यू के पास करेंगे, तो ये फंक्शन क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर आर की वैल्यू चेक करेगा, क्या इसके रोल नंबर के बराबर है वैल्यू, तो रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये बात समझ आ रही है? तो इस वाले केस के अंदर क्या रिटर्न, क्या आउटपुट आएगी, नो। देखिए अब मैं प्रोग्रामर हूं, बीइंग अ प्रोग्रामर, जब मैंने एक क्लास डिजाइन की है तो मुझसे टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है, जैसे मुझसे हो गई। क्या हुई है, मैंने डबल इक्वल जगह पे क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया। सही है। अब इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी, जी शाबाश बताएं जरा। ठीक है, क्या आउटपुट आई, देखें सिर्फ यस नहीं, इसने क्या किया जरा, अब बड़ी मजे की बात है, इसने एक तो इस स्टूडेंट का रोल नंबर गलत कर दिया। क्या कर दिया, साइन कर दी ना, देयर इज नो सिंटैक्स एरर, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सिंटैक्स वाइज कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आपने S1 के रोल नंबर को क्या कर दिया, वो 5 था, उसे क्या कर दिया आपने 6। और एक तो ज्यादती और जुल्म ये किया आपने, उसका रोल नंबर अपडेट किया है, जो सबसे बड़ा जुल्म है, और उसके बाद फिर क्या कर दिया है, रिटर्न भी ट्रू कर दिया। यानी मैं फॉर एग्जांपल ये सीजीपी के लिए मैंने किया हुआ, किसी स्टूडेंट की सीजीपी थी 4, मैंने कहा
क्या तुम्हारी CGP जो है वो 1 है, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मैं उस फंक्शन को कॉल करता हूं इस CGPA, और उसकी बॉडी के अंदर जाके मैं रोल नंबर यहां CGP पास किया मैंने 1, तो 1 जो है वैल्यू असाइन करता हूं क्या उसके CGP के अंदर। मिस्टेकनली मैंने इक्वल ऑपरेटर की बजाय असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर लिया, तो उस फंक्शन में मुझे क्या रिटर्न करना है, अगेन ट्रू, और अगली बात क्या करनी है, CGP की जो वैल्यू है वो क्या हो जानी है 1। क्या ख्याल है, बड़ी ज्यादती नहीं है, ठीक है, ये तो सही नहीं है। तो फिर कहने का मतलब क्या है, इस तरह के लॉजिकल एरर से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, प्रोग्रामर अपनी गलतियों से अपने आप को कैसे बचा सकता है, ठीक है। तो उसका और पहली और दूसरा सवाल यह है, क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ऐसा किया जा सकता है, तो उसका जवाब है हाँ जी किया जा सकता है। तो वो कैसे करके होगा कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी रीड ओनली फंक्शंस हैं उनके साथ क्या करने, ताकि इस तरह की मिस्टेक ना हो, आपको क्या लिखना करना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट, ये छोटी ABC के साथ ये सारा कॉन्स्ट, यानी हर वो फंक्शन जो रीड ऑनली है, कौन कौन सा है, इस रोल नंबर रीड ऑनली था, और कौन सा है डिस्प्ले, इसके साथ भी क्या लिखना है कॉन्स्ट। कंस्ट्रक्टर के साथ लिखना है, डिस्ट्रक्टर के साथ लिखना है नो, सेटर के साथ नो, गेटर के साथ नो, ठीक है। सिर्फ जो वैल्यूज को पढ़ते हैं उन फंक्शन के साथ क्या करते हैं कॉन्स्ट। जैसे ही आप ये लिखेंगे, आप बड़ी तवज्जो से देखिएगा, अगर आपने ये लिखा हुआ ना, अब कंपाइलर आपको हेल्प आउट करेगा, कैसे करके हेल्प आउट करेगा, कि अगर आप ये टाइपिंग मिस्टेक करेंगे ना, वो कहेगा नहीं भाई ये इस फंक्शन को तो ऐसा करने की इजाजत ही नहीं कि वो उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू को राइट कर सके, चेंज कर सके, तो कंपाइल टाइम ही क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तो कॉन्स्ट लिखने से बड़ी सारी जो लॉजिकल एरर हैं, इस तरह के जो बग आने के चांसेस हैं, उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। तो इसका क्या मतलब है, जितने भी फंक्शन आपके रीड ऑनली है उनको कॉन्स्ट कर, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अपने अंदर सेटर को कॉल भी करा, हाँ शाबाश, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। एक तो ये अगली बात कि ये फंक्शन अगर अपनी बॉडी के अंदर चीट करना चाहे, चलो इसको तो कॉन्स्ट कहा हुआ है, इसके थ्रू मैं सेटर को कॉल कर लूँ, ठीक है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल से मैंने लेटर ऑन बताने, लेकिन अभी अली ने सवाल किया तो इस वजह से बता रहा हूँ। कोई भी फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन है अपनी बॉडी के अंदर किसी भी नॉन कांस्टेंट फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, अगर कर सकता है तो सिर्फ कांस्टेंट को कॉल सकता है, ठीक है, डिस्प्ले करवा सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन डिस्प्ले को भी आपने यहां पे क्या लिखा हो, कॉन्स्ट लिखा हो उसके साथ। जी जिनको भी, यानी कि इंपॉर्टेंट रूल ऑफ थंब क्या है, वो ये है कि जब भी आपने किसी फंक्शन को कांस्टेंट किया है, वो अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन को कॉल कर सकता है, इसके अलावा किसी और फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। और पहली बात मैंने आपको बता ही दी है कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो इस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने करने की कोशिश की है ये, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा, यहाँ एरर ही आएगा, कंपाइल टाइम ही एरर है, कंपाइलर कहेगा यार ये गलत कर रहे हो, इस कोड को सही कर रहे हो, लेटर ऑन देखें कोड रन हो जाता तो ये तो मसला आ जाना था ना, लॉजिकल एरर है, समझ नहीं आनी थी। तो C++ डिजाइनर ने हमें हेल्प आउट किया कि जनाब आप अपने प्रोग्रामिंग को मतलब उनके अंदर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आप अपनी एरर को अवॉइड कर सकते हैं, और कंपाइलर आपको हेल्प आउट करेगा अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिखते हैं, ठीक है जी। चलें अगली बात, ऐसा करने से एक तो ज़बानी मैंने बात बता दी है, अंडर द हुड होता क्या है, अगर हम उसकी बात कर लेते हैं। जी शाबाश, किस वजह से आप ये नहीं लिख सकते, यानी कि एरर आ जाए, इसका मतलब ये आपको लिखना होगा, ऐसा करें तो कोड बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब अगली बात मैं कर रहा हूं कि आप ये लिख देते हो अंडर द हुड क्या होता है आप ये लिख देते हैं तो अंडर द हुड क्या होता है, हाँ हाँ
कैसे करके होंगे, अब वो कहानी सुनाना या समझना ज़रूरी है। बड़ी तवज्जो से प्लीज़। मेरा दिस डिस्प्ले वाले फंक्शन को अभी हमने मॉडिफाई कंपाइल्ड वर्जन्स का लिख दिया, कंपाइलर ऐसे करके लिखता है। अब जरा हम उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखते हैं। लेकिन जैसे कॉन्स्ट लिखते हैं ना, कंपाइलर पता क्या करता है, इस कॉन्स्ट को उठा के ना, ये फंक्शन लिखा था डिस्प्ले, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये एम्प्टी थी ब्रैकेट इसकी ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ये जो मैंने दिखाया, ये क्या दिखाया आपको, ये कंपाइलर लिखता है। ये बात सारे लोग मेरे साथ हैं? यानी कि हर वो फंक्शन देखें जरा, आपने एक फंक्शन है उसके आर्गुमेंट लिस्ट एम्प्टी रखी है, कंपाइल टाइम पे उसके अंदर कितने आर्गुमेंट्स होंगे? एक। शाबाश। वो कौन से वाला? दिस के पर्सपेक्टिव में एक फंक्शन है, उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपने रखे हैं 2, असल में कितने होंगे? 3। ये कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आपने रखे हैं 3, असल में कितने होंगे? 4। चौथा कौन सा वाला है? दिस का। दिस पॉइंटर की डिक्लेरेशन हुई है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब जैसे ही आप कॉन्स्ट लिखते हैं, आप जरा देखिएगा कंपाइलर अब दिस के साथ क्या करता है, जिस वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगती है, अब मैं वो बताने लगूंगा आपको। ठीक है, आपने लिखा कॉन्स्ट, यहां पे कंपाइलर ने इस कॉन्स्ट को उठाया, देखिए जरा, इसको उठा के पता कहां जोड़ा उसने यहां पे जोड़ दिया। क्या? और ये मैंने आपको, जब हम कॉस्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप के साथ डिस्कस कर रहे थे ना, मैंने एग्जांपल के तौर पर दिस को वहां पे शो किया था, उसका ये वेरिएंट शो किया था। क्या? यहां पे कॉन्स्ट आपको 2 जगह पे नजर आ रहा है, वो क्या है? दिस इज अ कांस्टेंट पॉइंटर, जब तक इसकी जिंदगी है ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करेगा, इसकी बॉडी के अंदर ज़ाहिर है। ठीक है। और दूसरी बात, वो ऑब्जेक्ट इसके लिए क्या है, इसके थ्रू जब आप एक्सेस करेंगे, दिस के थ्रू एक्सेस करेंगे, तो उसके एट्रीब्यूट्स के लिए क्या है? कांस्टेंट है। दिस के थ्रू इसे मॉडिफाई नहीं कर सकते। हमें पता है सारे ही एट्रीब्यूट दिस के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं। क्या मतलब? अब ये क्या बन गए हैं? दे बिकम अ कांस्टेंट एट्रीब्यूट्स। इसके थ्रू मॉडिफाई नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? यानी कि दिस की डेफिनेशन ही बदल गई। पहले दिस बजाते खुद कांस्टेंट पॉइंटर था, लेकिन कांस्ट किसी मेंबर फंक्शन के साथ लगाने से क्या हुआ कि अब जिस ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट इसके लिए क्या हो गए हैं? कांस्टेंट हो गए। यानी कि अब मैं इसको ऐसा कुछ लिखूं, रोल नंबर फॉर एग्जांपल ऐसे लिखा हुआ, इसको मैं ऐसे कुछ लिखूं, ऐसा कर सकता हूं मैं? ऐसा कर सकता हूं? नो। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो किसी भी फंक्शन, इस वजह से देखिए जरा, यहां पे हमने, अगर मैंने ये लिखा है, जरा देखिएगा, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा है, फॉर एग्जांपल ऐसा मैंने कुछ लिखा, गलती से ऐसा कुछ लिख लिया, ये अब एट्रीब्यूट बेसिकली कैसे एक्सेस हो रहा है अंडर द हुड? ये हो रहा है ऐसे करके, दिस एरो इफ, दिस पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं रोल नंबर को ना, इस एड्रेस पे पड़े हुए रोल नंबर वो इस दिस के थ्रू एक्सेस हो रहे हैं, तो वो क्या है? वो कांस्टेंट हैं, उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो फिर क्या आएगा? कंपाइलेशन टाइम, कंपाइल टाइम एरर आएगा। बात समझ आ रही है? तो ये वो असल कहानी है जिसकी वजह से जिस फंक्शन को भी आप कांस्ट कह देते हैं, वो अपनी बॉडी के अंदर डाटा मेंबर को चेंज नहीं कर सकते। समझ आ रही बात? कोई सवाल है तो करें। ठीक है, चलें इस बात को अब हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जब भी कोई रीड ओनली फंक्शन है तो उसके साथ कॉन्स्ट लिख दें, उससे बड़े सारे लॉजिकल एरर जो हैं उनसे आप बच जाएंगे। ठीक है। और अगली बात हमने ये की है कि किसी भी कंस्ट्रक्टर को आपने कॉन्स्ट नहीं बनाना, क्योंकि डाटा मेंबर को की वैल्यू वो चेंज कर रहा होता है। डिस्ट्रक्टर को, किसी भी क्लास के डिस्ट्रक्टर को नहीं बनाना, क्योंकि मेमोरी अगर हम डिलीट करते हैं उसके बाद उसके एट्रीब्यूट के अंदर नल पीटीआर इस तरह की वैल्यू रख रहे होते हैं। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर को आपने
जो है वो उसके साथ कॉन्स्ट नहीं लिखना। और एक और बात हमने भी की है कि कोई भी कांस्टेंट मेंबर फंक्शन अपनी बॉडी के अंदर नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, तो होप सो के बातें आपको क्लियर हो गई। और इसी तरह से कॉन्स्ट लिखने से क्या सिंटैक्स में चेंज आती है जिसके साथ वो आप यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, कोई सवाल? कोई सवाल? कहाँ पे? कहाँ पे बात करें? अच्छा, ये जो अब्दुल्ला ने लिखा है, एक तो यहाँ पे एन ऑफ दिस आना है, ठीक है, इट्स ओके। हाँ जी, और क्या कहाँ का किसके अंदर कह रहे हैं? जब मैं रिटर्न रेफरेंस करूंगा तो फिर मैं दिस नहीं करूंगा, उसकी बात हम इंशाल्लाह करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी हमारा कंसर्न ये था कि कॉलिंग ऑब्जेक्ट की एज अ वैल्यू हम कैसे रिटर्न करें। ठीक है, तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि रेफरेंस हम रिटर्न करना चाहें तो भी कर सकते हैं हम, फिर हम सिर्फ दिस लिखें, दिस लिखें और यहाँ पे एम्परसेंड डालें। ठीक है, उसकी बात इंशाल्लाह हम करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो आज के लेक्चर के हवाले से अभी तक हमने दो बातें की हैं। एक तो हमने दिस का इस्तेमाल देखा कि कैसे उसे हम रिटर्न ऑब्जेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा फिर हमने देखा है कि कॉन्स्ट मेंबर फंक्शन क्या। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम तीसरी बात बड़ी ही मुख्तसर करते हैं, इसकी डिटेल इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम करेंगे। वो क्या है कि अभी तक हमने जितने मेंबर फंक्शन लिखे हैं ना, वो क्लास, उनकी डेफिनेशन क्लास के अंदर ही दी है। ठीक है, तो दूसरा तरीकाकार भी है क्लास को लिखने का, वो क्या है कि फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है वो तो क्लास के अंदर ही आप करें, लेकिन उनकी डेफिनेशन कहाँ पे करें? क्लास के बाहर करें। ठीक है, ऐसा करने वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसका बेतहाशा फायदे हैं, वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा इंटरफेस और हमारी इंप्लीमेंटेशन अलग-अलग हो जाएंगी, जिससे बेसिकली क्या है, हमारे कोड को मैनेज करना, उसको डिबग करना और बड़ा सारा आसान हो जाएगा। ठीक है, हम एक टीम के अंदर रहते हुए मल्टीपल लोग एक ही क्लास के, एक ही प्रोग्राम के अंदर, एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से और भी काफी सारे फायदे जो सो इंशाल्लाह लेटर ऑन बताएंगे, लेकिन अभी जस्ट सिंटैक्स देखते हैं कैसे हम डिफरेंट मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है हमने क्लास के अंदर। अगर मैंने इन्हीं सारे फंक्शन को क्लास के बाहर लिखना है, चले मैं इसमें से दो फंक्शन की बात कर लेता हूं, एक हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं और एक हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, एक हम इस सेट सीजीबी की बात करते हैं और एक हम सेट नेम की बात करते हैं। इन तीन फंक्शंस को मैं क्लास के बाहर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, अब मैं जरा जस्ट उसको बताने देता हूं। देखिए जी, सेंटेंस क्या है कि आपने इनकी डेफिनेशन यहां पे नहीं देनी, आपने जस्ट देना क्या, जैसे आप पहले लिखते थे, फंक्शन सिर्फ डेक्लेरेशन लिख दें, फंक्शन का जस्ट हेडर यहां पे लिख दें, सिर्फ फंक्शन का हेडर यहां पे लिख दें, सिर्फ हेडर लिख दें, सिर्फ हेडर लिख दें। ठीक है, यहां पे बिल्कुल वही वैसे ही सेमीकोलन, सेमीकोलन और सेमीकोलन, और इसी तरह से ये फंक्शन अगर क्लास के अंदर लिखे हैं तो इनको भी, ये क्या है, ये कॉन्स्ट है ना, इसके साथ लिखा हुआ सेमीकोलन डाल देंगे, ये भी कांस्टेंट है। चले इतने ही रहने देते हैं, बाकी अब इनकी डेफिनेशन क्लास के बाहर कैसे होगी जी, आप लिखेंगे, देखिए जी, उस फंक्शन का हेडर ऐसा जैसे है सेट नेम, और यहां आप कोई अरे पास करेंगे, कैरेक्टर अरे पास करेंगे। ठीक है, और देखें एक फाइल के अंदर मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती हैं। ठीक है, और ये सेट नेम है, फॉर एग्जांपल एक क्लास है स्टूडेंट की, एक क्लास और भी हो सकती है टीचर की, दोनों क्लासेस के अंदर सेट नेम आएंगे, आ सकते हैं ना, इज अ नॉर्मल थिंग। तो अब ये बताना कंपाइलर को ये सेट नेम किससे बिलोंग करता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किससे बिलोंग करता है, स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या है,
एक ऑपरेटर है जिसका नाम है बिलोंग्स टू ऑपरेटर, इसको कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कॉलन कॉलन, ठीक है। ये डब्बा मैंने डाल दिया, बेसिकली है कॉलन कॉलन बिलोंग्स टू कौन सी वाली क्लास में है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्लास लिखते हैं आप। और उसके बाद क्या लिखें, इसकी क्या रिटर्न टाइप है, वो क्या है जी, रिटर्न टाइप उसके बाद लिखनी है आपने, यानी कि ये फंक्शन किस क्लास को बिलोंग करता है यहां लिखें, और उसके बाद क्या लिखें, इसकी रिटर्न टाइप क्या है जी, वाइड, वो यहां पे लिखें। और उसके बाद इसकी जो डेफिनेशन आपने पहले लिखी थी वो लिख दें, ठीक है। इसी तरह से अब मैं कहूं कंस्ट्रक्टर को जरा उसकी लिखें, जरा कंस्ट्रक्टर जो है आपका उसकी डेफिनेशन लिखें क्लास के बाहर, वो कैसी होगी जी शाबाश। ये बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं, मुश्किल तो नहीं लग रही। क्लास के बाहर मैं सारे फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, बस ये बात की है मैंने कि क्लास के अंदर सिर्फ इनके हेडर को आपने लिखना है जो लिखे हुए हैं हमने। अब डेफिनेशन हम क्लास के बाहर दे रहे हैं जिससे लेटर ऑन हमें बड़े सारे फायदे होंगे, ठीक है। अभी जस्ट सिंटैक्स देखें, एक ये, अच्छा दूसरा मैं कंस्ट्रक्टर लिखना चाह रहा हूं, हाँ जी, वो कैसे आएगा, स्टूडेंट, देखें जरा सारा कुछ ऐसे ही, ये 4 नेम है, यहां नहीं लिखते, ये यहां 13 नहीं लिखना, ठीक है। यहां पॉइंटर लिख दें या ये कांस्टेंट पॉइंटर वाला सिंटैक्स, अरे वाला सिंटैक्स, ठीक है। यहां पे लिखें जी n, आगे क्या है, अननोन, आगे क्या है जी, इंट रोल नंबर r, आगे और डबल जी लिखा है, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू ऑपरेटर, ये कंस्ट्रक्टर किस क्लास का है, यहां पे क्या लिख दें, स्टूडेंट, और उसके बाद इसकी रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप है इसकी, नो, फिर ऐसे ही रहने दें, और इसके बाद इसकी डेफिनेशन जो यहां पे आपने दी थी, इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख दें। अब मैं कहूं ये डिस्प्ले फंक्शन को लिखें, तो ये कैसे लिखेंगे शाबाश जी, मैं लिखूंगा वाइड स्टूडेंट, शाबाश, डिस्प्ले, शाबाश, कॉन्स्ट, और इसके अंदर इसकी डेफिनेशन, ठीक है जी। तो आज के बाद जितनी भी आपने क्लासेस लिखनी है ऐसे करके लिखनी है कि पहले आपने क्लास लिखनी है, क्लास के अंदर आपने एट्रीब्यूट्स और जो मेंबर फंक्शन है उनके जस्ट हेडर देने हैं, और क्लास के बाहर आपने उनकी डेफिनेशन देनी। इससे क्या फायदा होगा ये इंशाल्लाह अगली क्लासों के अंदर हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। कोई सवाल है तो कर लें, चलें ठीक इंशाल्लाह।